Hello everyone, welcome to my next video. And in this video, we will see the next chapter, that is मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पहले हमने देखा कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो एक्ट्स थे हमने उनको देखा कि उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट तो नहीं बोलेंगे कि उन्होंने उनका इम्पैक्ट क्या हुआ और ऐसी कौन से फीचर्स हैं जो आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। खासकर 1935 वाला आपको याद होगा। आई एम होपिंग दिस कि इसमें कौन कौन से प्रोविज़न थे और क्या क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, या फिर कौन कौन से प्रोविज़न ऐसे थे जिनको आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। डैट इज़ हमारा सेकेंड चैप्टर, उसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वो होगी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तभी हम एक प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे वहाँ पर, और तभी एक क्या होगा, गुड कॉन्स्टिट्यूशन हम बना पाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है हमें तो डेफिनेटली वी विल नीड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी, तो जिसकी डिमांड सबसे पहले किसने रखी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले रखी हमारे एम.एन. रॉय हैं, उन्होंने रखी। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले 1934 में मांग की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। एम.एन. रॉय के बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखी कि वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और अगर बात करें हमारे, ओके लेट मी डू दिस, या now your focus will be on this page only. Okay, so 1935 में सबसे पहले 1935 में इंडियन कांग्रेस ने की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। किसके बिहाफ पर? ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो आउटसाइड इंटरफेरेंस से दूर होनी चाहिए, एंड दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यानी कि वो चुनाव के बेसिस पर ही उसको हमें बनाना है। ये नहीं कि आप ला के दे दें हमें कुछ भी, यानी कि ब्रिटिशर्स ला के दे दें और उसी को हम मान लेंगे। नो, देयर विल बी नथिंग लाइक दिस। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड। जो डिमांड थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। जो डिमांड थी जिसे एक्सेप्ट किया गया वो 1940 में एक्सेप्ट किया गया, जिसे हम बोलते हैं ऑगस्ट ऑफर। आपने सोचा है कभी कि क्यों इसी टाइम पर इन्होंने हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इसी टाइम पर क्यों इस डिमांड को एक्सेप्ट किया? क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था? उस टाइम ऑन दैट टाइम जो था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो स्टार्ट हुआ था, जो 1939 में, वो इतनी समय बहुत अपने चरम सीमा पर था। तो ब्रिटिशर्स को किसकी ज़रूरत थी? ब्रिटिशर्स को इंडियन आर्मी की ज़रूरत थी। दे नीडेड इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी जो है भैया वो क्यों मदद करेगी आपकी? इंडियन आर्मी क्यों मदद करेगी आपकी? क्योंकि आपने तो यहाँ पर रूल किया है हमेशा से, और आप इंडिपेंडेंस दे भी नहीं रहे हो कि नहीं देंगे भैया, इंडिपेंडेंस देंगे ही नहीं। तो इंडियन आर्मी क्यों मदद करेगी? डेफिनेटली नहीं मदद करेगी। तो इसलिए इंडियन आर्मी की मदद लेने के लिए उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको 1940 में उन्होंने एक्सेप्ट करके बोला कि ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये अगस्त ऑफर है और इसी के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उन्हें मौका मिला। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, a member of cabinet, came to India with a draft proposal of British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the second world war. तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था वो 1942 में सबसे पहले स्टेफर्ड क्रिप्स आए, जिसे हम क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। उन्होंने बोला कि आप अपना एक फ्रेम लेके आए, उन्होंने उसकी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकते हैं। हाँ, सो इसे क्रिप्स प्रपोजल के नाम से जाना जाता है, जो ये रिजेक्ट हो गया था मुस्लिम्स के द्वारा। ठीक है, सो मुस्लिम लीग जो थी वो रिजेक्ट कर रही थी। किसके द्वारा गाइडेड होती थी मुस्लिम लीग? कैन यू टेल मी? तो जिन्ना जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे मुस्लिम लीग में।
सो मुस्लिम लीग जो था वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो अपना एक ऑटोनॉमस स्टेट जो था विथ 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो ऑटोनॉमस स्टेट की डिमांड कर रहे थे वो लोग, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फाइनली अ कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कैबिनेट मिशन था उसने रिजेक्ट कर दिया कि भैया नहीं, आप लोग 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाएंगे, एक ही बनाइए, उसी से कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण होगा। सो वो रिजेक्ट हो गया। देन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चीज़ें थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई कब, नवंबर 1946 को। और जो उसके फीचर्स हैं वो इस तरह हैं कुछ। सबसे पहला, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389 जो थी वो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ऑफ दीज 296 सीट जो थी वो किसकी थी, वो ब्रिटिश इंडिया की थी, जिसमें से हमारी 93 सीट्स, 389 टोटल सीट्स थी, ओके। और जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी। 93 सीट्स जो थी वो क्या थी, वो हमारी जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की थी। आउट ऑफ 296, अब ये जो 296 भी है वो भी डिवाइडेड था। वो किस में डिवाइडेड था, वो डिवाइडेड था 292 सीट्स फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए आप, 4 चीफ कमिश्नर से और 11 जो है गवर्नर प्रोविंसेस से। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, ईच, okay, let me erase it. Each provinces and princely state or group of state in case of small states were to be allotted seats in ठीक है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। आज भी आप देखते हैं यूपी को किसका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन क्यों होता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है भाई। तो जहाँ पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आज भी वैसा ही होता है। खैर, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो स्टेट है, जैसे यूएसए में है, तो यूएसए में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन 2-2 सीट्स का होता है। ठीक है, 2-2 सीट्स उनके अपर हाउस में, सॉरी लोअर हाउस में 2-2 सीट्स जो होती हैं वो वहाँ से एक एक स्टेट से 2-2 सीट्स होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी एमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल में हमारे मुस्लिम एंड सिख्स को छोड़कर सारे आते थे, यानी कि हिंदू और क्रिश्चियंस, ये सभी जितने भी हैं इंडियन में। अब हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वॉज टू बी बाई द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये तो हमने बताया भी था आपकी, आपको एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर था। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाई हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स आपको पता है पहले इंडिया में राजा महाराजा का कॉन्सेप्ट होता था, ओके। सो जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद था ना, ये सभी प्रिंसली स्टेट्स थे। और जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो प्रिंसली स्टेट, बहुत सारे स्टेट ऐसे थे, तो इन्हें प्रिंसली स्टेट बोलते थे। इनका अलग से भैया रूल चलता था। तो हम देखते हैं कि अब हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट इज़ दस क्लियर डैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। तो पार्टली इलेक्टेड था और पार्टली नॉमिनेटेड भी था। Moreover, the members were to be indirect elected by the member of the provincial assemblies who themselves were elected on a limited franchise. अब हम आगे चलते हैं, जिसमें ये देखते हैं द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। द इंडियन कांग्रेस वॉन, जो इंडियन कांग्रेस थी ICINC, उसे मिली कितनी सीट, 208 सीट। हाँ, और जो मुस्लिम लीग थी ML जो थी, यानी मुस्लिम लीग, उसको मिली हमारी 73 सीट्स। ठीक है, और इस एंड स्मॉल ग्रुप्स जो अदर थे उन्हें 15 सीटें मिली। ठीक है,
सो हाउएवर द 93 सीट्स अलॉटेड, अब देखिए जो ये प्रिंसली स्टेट थे ना, इनको बोला गया था भैया आपका मन है तो आप आओ, नहीं मन है तो मत ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये प्रिंसली स्टेट्स का ये अलग सा चल रहा था। एंड although the constituent assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, the assembly comprised representative of all sections of Indian society: Hindu, Muslim, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, Indian Christians, SCs, STs, including women of all these sections. The assembly included all the important personalities. So ये वो है जिसमें कि कौन कौन था जिसे रिप्रेजेंटेशन मिला, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यानी कि हमारे जो महात्मा गांधी थे, समझ रहे हैं, जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस असेंबली में। कैन यू इमेजिन इट, कि हमारे जो महात्मा गांधी थे सिर्फ वही नहीं थे इस असेंबली में, बाकी तो भैया सब थे, बस हमारे महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो हमारा अब है कि वर्क कैसे किया है, क्या क्या इसके वर्किंग इसका फंक्शन कैसे कैसे हुआ, क्या 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 चीज़ें इससे डेवलप हुई। सो सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 1946. द मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली मैंने बताया उसी टाइम जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन ही रहा था, तभी से ये मांग करते हुए आ रहे हैं कि हमें एक भैया अलग देश दे दीजिए, क्योंकि अगर आप अलग देश नहीं देंगे तो हम इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अलग देश की मांग हमारे ये करते रहे, हमारे ही पाकिस्तान के लोग जो थे, जो तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसी चीज़ में डिवाइड नहीं थे, फिर वो मांग करते रहे, तो उन्होंने बाइकआउट भी कर दिया इस असेंबली का। द मीटिंग वॉज 10, तो सबसे पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मीटिंग थी वो अटेंड किया गया सिर्फ 211 मेंबर के द्वारा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्या प्रेसिडेंट बनाया गया, किस चीज़ का? टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फ्रेंच प्रैक्टिस, देखो फ्रेंच जो है ना, फ्रेंच हमारा जो फ्रांस देश है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस है कि जो भी सबसे ओल्डेस्ट होगा उसे ही हम स्पीकर बना देते हैं। तो मतलब वही हेल्ड मतलब डील करता है ऑल द अफेयर्स जो भी चलते रहते हैं हमारे पार्लियामेंट में या फिर उनके पार्लियामेंट में। सो इसलिए हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी जो सबसे बुढ़े थे, यानी कि आई शुड नॉट से लाइक दिस, जो सबसे ओल्ड थे उन्हें बनाया गया, हमारे सबसे एज्ड व्यक्ति थे वो, उन्हें बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड, ठीक है, ये परमानेंटली इलेक्ट हुए थे, ये सबको पता होगा। सिमिलरली जो फिर उसके बाद ही HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी, ये सभी लोगों को क्या बना दिया गया? इन्हें बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। इन अदर वर्ड्स असेंबली हैड 2 प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली एक थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी, हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। एंड नाउ मूविंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि हमारे नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। नेहरू जी की एक स्पीच थी जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सो लेट्स सी की क्या स्पीच थी उनकी और क्या उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। सो नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हम देखते हैं। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो था वो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा मूव किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली। इट लेड डाउन फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। अब बताइए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, इसी पे हमारा प्रेम्बल जो हम आगे पढ़ेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में, जो हमारा प्रेम्बल है वो भी इसी पे बेस्ड है, हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। जो नेहरू जी थे वो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पर्सन थे, उन्हें पता था कि चीज़ें कैसे क्या होनी चाहिए। सो ही वॉज द मोस्ट फेमस डेमोक्रेटिक पर्सन, और आज भी लोग उन्हें उनके इसी
नेतृत्व के लिए याद रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या था। So I don't think so it is important. If you want to, read it, you can read it, but otherwise it is not important. So moving to the changes by Independence Act. अब जो ये चेंजेस हुए इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, जिसे हमने बोला था अपने से पढ़ लेना 1947 के, उसको पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंड इट ऑन अप्रैल 28, 1947. Representatives of the 6 states were part of the assembly. After the acceptance of Mountbatten Plan of 3 June 1947 for the partition of the country, the representatives of most of the other princely states took their seats in the assembly. The member of the Muslim League from Indian Dominion also entered in the assembly. ठीक है, so the Indian Independence Act of 1947 made the following changes in the constituent in the position of the assembly. असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी. ऑब्वियसली अगर आप कानून बनाने जा रहे हैं तो आपको एक फुली सॉवरेन बॉडी चाहिए. फुली सॉवरेन बॉडी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जो रूल बना रही है, और रूल जो है, रूल्स लॉज बना रही है, और लॉज जो हैं वो किसी और के द्वारा अफेक्ट नहीं हो रहे हैं. देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स ऑन दिस बॉडी. चाहे जितना आप एफर्ट डालिए भैया, लेकिन ये जो है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगी. तो इसे बोलते हैं हम सवरेन. सवरेनिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में. और सवरेन एक स्टेट जो होता है उसे 4 चीज़ें ज़रूरत होती है. एक टेरिटरी, पॉपुलेशन, सवरेनिटी एंड सबसे 4th जो है वो है गवर्नमेंट. तो ये 4 चीज़ें किसी स्टेट को स्टेट बनाती हैं. अगर इन 4 चीज़ों में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो स्टेट नहीं होता है. सो 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट इसे बोलते हैं. ये आप ज़रूर याद रखिए. सबसे पहला है सवरेनिटी. लेट मी राइट सवरेनिटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट. ये 4 चीज़ें किसी भी स्टेट को एक स्टेट बनाती हैं. ठीक है, तो किसी भी स्टेट को स्टेट क्या बनाती हैं? ये 4 चीज़ें. राइट, ओके. सो लेट्स डू आवर टॉपिक. तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि ये एक सवरेन बॉडी थी. दूसरा पॉइंट ये है कि ये इट बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी. इन अदर वर्ड्स 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली. सबसे पहला फंक्शन क्या है? डैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री. लॉज भी बना रही थी और दूसरी तरफ ये क्या कर रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही थी. दीज 2 टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड बाई ऑन सेपरेट डेज. राइट, ठीक है. हम एक बार यहाँ पर नज़र डाल देते हैं. वेन एवर द असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जब भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह ये मिली, तब जो था ये चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और जब भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिली, देखो ये जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिली, तब जो देखिए कहाँ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तरह मिली, तब हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो इसे चेयर कर रहे थे. और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिली, तब ये जीवी मौलंकर थे, उनके द्वारा ये चेयर की जा रही थी. द 2 फंक्शंस कंटिन्यू टिल November 26, 1949 when the task of constituent making was over. So हमने देखा कि कैसे क्या क्या चीज़ें थी. तीसरा पॉइंट आई थिंक वी हैव रेड, सो यू कैन गो थ्रू दिस पॉइंट. सो नाउ अदर फंक्शंस में हम ये देख लेते हैं कि इट रेटिफाइड दैट इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेगा. नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को. और जो हमारा वो है 24 जनवरी और 1950 को हमारा अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम. तो देखिए ऐसे याद रखिए कि जो 24 जनवरी 1950 है, ये जो है ये तीनों डेट, इस पे क्या क्या हुआ? नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह इलेक्ट किया गया. ठीक है, ये चीज़ें हुई. और
एक नेशनल फ्लैग है जो हमारा अडॉप्ट हुआ 1947 को। सबसे पहले आई थिंक हंसा मेहता जो थी उन्होंने इसे इस फ्लैग को हाइस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इफ़ आई एम राइट यू कैन गो एंड सर्च इट। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इट इज़ let me erase it. Okay, so in all the constituent assembly had 11 session over 2 years 11 month, and obviously सबको पता होगा कि 2 years 11 month and 18 days, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम। और कितना इसमें खर्चा आया, तो वो खर्चा आया 64 लाख का, यानी एक्सपेंडिचर जो था वो 64 लाख का था। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने 60 कंट्री को पढ़ा था। याद रखिए ये सारे फैक्ट हैं, 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उन्होंने बनाया है इसे। मूविंग टू द नेक्स्ट, याद रखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें यहाँ पर ये हैं कि सबसे पहले कि कौन कौन सा जो नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, ये सारी चीज़ें, और कितना खर्चा आया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें। ओके, सो जो फर्स्ट हमारी मीटिंग थी न्यू पार्लियामेंट की वो हुई 1951 टू 1952, यहाँ तक चला था हमारा फर्स्ट जो फ्रॉम जनवरी 26 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सॉरी जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो हुआ था इस ईयर में। ओके, सो लेट्स मूव। कमिटीज़ के बारे में हम देखते हैं। जो कमिटीज़ हैं हम उसके बारे में देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड असेंबली वॉज अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज़। ऑब्वियसली कुछ मेजर कमिटीज़ थी, कुछ माइनर कमिटीज़ थी। आई थिंक आपको ये है जो ना इसे याद रखना चाहिए कि कौन सी मेजर कमिटीज़ हैं, कौन सी माइनर कमिटीज़ हैं। सबसे पहले मेजर कमिटीज़ में कितनी कमिटी हैं, वो हैं हमारी 8, ठीक है, 8। स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहली एक कमेटी जिसके बारे में सबको पता होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था डॉक्टर अंबेडकर की थी। उसके बाद इसी तरह सारी कमिटीज़ हैं इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, JB कृपलानी, सारी ये जो कमिटीज़ हैं आप उसे याद कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइनर कमिटीज़ में भी हम देखते हैं जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे वो फाइन एंड स्टाफ कमेटी के वो थे, अध्यक्ष थे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम पढ़ते हैं। बाकी आप ये जो कमिटीज़ हैं उन सभी कमिटीज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा एंड मेक श्योर कि इन सारी कमिटीज़ को अभी याद भी कर लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो था, अमंग ऑल कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी। ऑब्वियसली इसके मेंबर कौन कौन थे वो याद कर लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर, N. Gopalaswamy Iyengar, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N. माधव राव। ही रिप्लेस्ड BL मित्तर, जो क्योंकि उनकी एक डेथ हो गई थी, सॉरी इल हेल्थ की वजह से, डेथ तो हमारे इनकी हुई थी, TT कृष्णामाचारी की हुई थी, सॉरी। N. माधव राव जो थे वो इल थे, इस वजह से उन्हें चेंज किया किसने, BL मित्तर ने। और लास्ट में हमने अभी देखा ही कि उनकी डेथ हो गई TT कृष्णाचारी की, तो उन्हें रिप्लेस किया इन्होंने, ठीक है। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, टैटिक इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरा एक साथ इनैक्ट नहीं हुआ है, कुछ प्रोविज़न जो थे वो पहले इनैक्ट हुए हैं, कुछ जो है वो बाद में इनैक्ट हुए हैं। तो जैसे आर्टिकल कुछ ऐसे हैं, जैसे आर्टिकल 5, रुकिए लेट मी लिखने दीजिए मुझे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी नॉट 10 नहीं है, 60, 324, 366, 367. Oh my God, I think I don't have place to write all the articles. I will be highlighting the articles.
maybe there are where it is given. So these articles that I mentioned, and some of the articles came into force before नेक्स्ट 26 नवंबर 1949. सो कुछ जो आर्टिकल थे वो बाद में जो है आए, मतलब 1950 के पहले, जो 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा रियल कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके पहले ही हमारा कुछ आर्टिकल जो थे वो आ गए थे, वो ये हैं. और बाद में हमारा जो आर्टिकल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 के को, तब तो चीज़ें सारी आ गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. सो नाउ मूविंग टू द एक्सपर्ट कमिटीज़ जो थी, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. हम देखते हैं क्रिटिसिज्म का. क्रिटिसिज्म जो था वो हमारा ये था कि जो नजरुद्दीन अहमद, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वो जो ड्राफ्टिंग कमिटी के थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा. उन्होंने कहा ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है, राइट. सो उन्होंने बोला कि ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं. और ऐसे ही बहुत सारे जो था वो लोग थे, वो बोल रहे थे ये डोमिनेटेड है कांग्रेस से, एक सवरेन बॉडी नहीं है, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. कुछ लोग इसे पंडितों की असेंबली भी बोलते थे कि जितने भी हैं सब अपर कास्ट के पंडित लोग हैं जो बना रहे हैं. बट ऐसा नहीं था, ऑल द थिंग्स वॉज नॉट. और कुछ लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन कहा जाता है. ऑब्वियसली सारे लॉयर्स थे तो उन्हें बोला जाता है कि ये लॉयर्स का डोमिनेशन है, लॉयर्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है इसे. फिर छठा हम देखते हैं डोमिनेटेड बाय हिंदूज. ऑब्वियसली भी मैंने बताया कि कुछ लोगों ने बोला पंडिताज एंड हिंदूज से क्या था, डोमिनेटेड था. सो नाउ मूविंग टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. हमारा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसमें यह है कि एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज सिंबल, सील. एलिफेंट साइज का इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए उसे एलिफेंट साइज भी कहा जाता है. BN राव जो थे वो अपॉइंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की तरह. सो HVR अयंगर जो थे वो वॉज द सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. SN मुखर्जी जो थे वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो जो कैलीग्राफर थे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो थे बिहारी नारायण रायजादा. लेट मी सी वेयर इट इज़ गिवन. सो बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो हमारे, ये इधर दिया होगा मे बी, बिहारी नारायण रायजादा जो थे हमारे कैलीग्राफर थे. और डेकोरेशन जो राइटिंग का था वो सब नंदलाल बोस का था, एंड ब्योहार राम मनोहर का था. Okay, so this is the video about the second chapter, making of the constitution, and now I think it has been finished. Now we can go to our next topic, that is of salient feature of Indian constitution. Maybe I will be teaching it later, because this will be the this is the chapter which our whole constitution covers. हमारा जो होल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कवर करता है ये सारे फीचर्स को. अगर आप सारे फीचर पढ़ लेंगे तो देयर विल बी नो नीड ना, आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि इन सब चीज़ों को पढ़ने की. यू विल बी एबल टू सब कुछ पढ़ना कैसे है, सब कुछ करना कैसे है, ठीक है. सो आई थिंक नाउ आई शुड एंड माई वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको चीज़ें समझ में आई हूँ. जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करके बताई हैं, अगर आप उसे याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. अदरवाइज़ और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं. कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे चर्चिल ने ही कहा था कि असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स है, और ग्रैनविल ऑस्टिन है, उन्होंने बोला कॉर्नर स्टोर ऑफ नेशन, उन्होंने तारीफ भी की. और प्रताप भानु मेहता हैं, उन्होंने बोला ये साइलेंट रिवोल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एंड नाउ आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर.
So every important thing I have told you. So let me end this chapter here. Okay, so now thank you so much for watching the video.